Jai Hind everyone, my name is Yash Parmar and I welcome you all here on this video. Welcome to BEDS Officer Selection Board. Pardon me for my voice, I have got a little cold today. Okay, so start करते हैं. In this video we will be discussing about complete physics, है ना. This video will help you a lot in your upcoming exams like FCAT also, है ना, CDS and especially for CGCAT. शुरू करते हैं. बेसिक से हम शुरू करेंगे. हर टॉपिक को, हर चैप्टर को एक के साथ एक हम कवर करते जाएंगे. ठीक है. हाँ, इसमें ध्यान रखना, इस चैप्टर के आप लोगों को अभी पीपीटी में प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ. ठीक है. इसमें आपको सीधा मेरे हैंड रिटन नोट्स रहेंगे. ठीक है, जो हम क्लास में पढ़ेंगे, इसी से आपका रिवीजन हो जाएगा. तो आप कोशिश करना कि साथ में ही आप मेरे साथ साथ जो है आपके नोट्स बनाते चलें. ठीक है. आफ्टर द क्लास इज कंप्लीट आई विल सेंड द पीडीएफ of my handwritten notes in the telegram group. So if you are not in this group, please join it from the link. शुरू करते हैं. फर्स्ट टॉपिक हम लोगों को पता है, फिजिक्स में जब भी हम एक टॉपिक शुरू करते हैं पढ़ना, हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, है ना. क्या होता है यूनिट और मेजरमेंट? अच्छा, यूनिट अलग होता है, मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट पहले बताओ. किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट को काउंट करना, उसको गिनना, तोलना, है ना, ये सारा जो काम होता है वो किसमें आता है? आपके मेजरमेंट में. ठीक है. अब ध्यान रखना, मेजरमेंट जो होता है वो सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज का कर सकते हैं हम. अब ये क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज, समझना. फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है फिजिक्स के अंदर जिनको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं. ठीक है. वी कैन मेजर देम. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, जैसे आप लोगों का सिलेक्शन होता है, आपके घर में बिल्कुल खुशी की दौड़, है ना, खुशी की लहर दौड़ जाएगी. सारे घर वाले, फैमिली, रिश्तेदार सब हैप्पी, बिल्कुल खुश रहेंगे, हैप्पीनेस भर जाएगी, है ना. तो आप लोग ऐसा बोल सकते हो क्या कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ, इस वजह से मेरी फैमिली को 50 किलोग्राम हैप्पीनेस हुई? हम ऐसा नहीं बोल सकते. लेकिन हाँ, उस हैप्पीनेस के लिए सर मैंने बोला कि 50 किलोग्राम स्वीट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, मिठाइयाँ बांट दी 50 किलो, तो ये क्या हो जाएंगी? इसको हम बोल सकते हैं क्योंकि हमने इसको मेजर किया है. तो ये क्या हो जाएगी? हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी, जबकि हैप्पीनेस जो है आपका फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी. इतनी कहानी समझ में आई क्या? तो ये होती है आपकी फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है. फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है ना, वो रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे दो टाइप्स की होती है. एक होती है आपको फंडामेंटल और एक होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है. तो पढ़ते हैं एक एक बार. जो फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको सिर्फ सेल्फ की जरूरत हो, मतलब हमको सिर्फ ओनली वन फिजिकल क्वांटिटी की नीड हो, उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी. डिराइव्ड क्वांटिटी क्या हो जाती है आपका? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिनको शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए टू और मोर देन टू फंडामेंटल क्वांटिटीज हमको चाहिए, है ना. फंडामेंटल क्वांटिटीज हमको चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करता हूँ एक लेंथ. अब इसको मेजर करने के मुझे सिर्फ लेंथ चाहिए, है ना. टाइम, इसको मेजर करने के लिए मुझे सिर्फ टाइम चाहिए. लेकिन अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखता हूँ स्पीड, तो आप लोगों को पता है कि स्पीड को शो करने के लिए हमको क्या चाहिए? डिस्टेंस और अपॉन टाइम दोनों चीजें चाहिए, है ना. जैसे यहाँ पर मैं बात करता हूँ आपका वेलोसिटी, फोर्स, तो ये सारे क्या हो जाते हैं आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज, क्योंकि इनको शो करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए? इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज की नीड होती है ना. आगे बढ़ते हैं. ये हो गया उनके रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर. अब हमको जो मेन पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में कि उनके नेचर के बेसिस पर वो कितने टाइप्स की होती है. ठीक है. तो नेचर के बेसिस पे जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो टू टाइप्स की आपकी होती है. एक होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी और एक होती है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. समझना, जो स्केलर क्वांटिटी होती है इसको शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमको सिर्फ क्या चाहिए? हमको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता
है ना। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी नीड होती है। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है समझना। मैग्नीट्यूड क्या होता है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ना। व्हाट इज दिस मैग्नीट्यूड? तो मैग्नीट्यूड होता है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो किसी भी यूनिट के साथ लिखते हैं। क्या करते हैं? इसको किसी भी यूनिट के साथ हम लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरा वेट, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा वेट है 80 केजी, तो 80 जो है मेरा ये क्या है मैग्नीट्यूड, और केजी ये क्या है मेरी यूनिट है। और हम इससे मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट दोनों से मिलके क्या शो कर रहे हैं, मेरा मास बता रहे हैं, है ना। जैसे मैं बोलता हूँ इंदौर टू देवास, दो सिटी हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर, है ना। तो 50 क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, and this kilometer will be your unit and both are representing the length और distance, है ना। समझ में आ रही है बात? तो जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए वो होती है स्केलर क्वांटिटी। इसके एग्जांपल हो जाएंगे आपके पास डिस्टेंस, टाइम, है ना, स्पीड एटसेट्रा, ये होती है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है जिसको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चाहिए। इसके एग्जांपल हो जाएंगे आपका डिस्प्लेसमेंट, है ना, वेलोसिटी, फोर्स एटसेट्रा। अब समझना क्या हो रहा है यहाँ पर, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड। देखो डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि ए पॉइंट से पॉइंट बी की डिस्टेंस, है ना। अगर पॉइंट बी यहाँ होगा तो यहाँ मैं इससे थोड़ी बोल सकता हूँ कि मैं अगर इधर जाऊंगा तो मुझे कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, इधर जाऊंगा तो नहीं। 1 मीटर होगा, अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक डिस्टेंस लिया आपके पास 1 मीटर, तो इस स्केल को मैं, एक लाइन है, इस लाइन को मैं किधर भी ड्रॉ करूँ ये हमेशा कितनी जाएगी, 1 मीटर ही जाएगी, है ना। बस यही आपको ध्यान रखना है। इसलिए इनके इस पर डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं इनके पास क्या होता है, ऐसा डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया आपके पास फोर्स। अब मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है ना। अब मुझे इस बॉक्स को पुल करना है या पुश करना है, मैं इस बॉक्स को इधर पुश कर रहा हूँ, है ना। तो अब मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, तभी तो ये बॉक्स इधर मूव करेगा। अगर मैं यहाँ पे दूसरा बॉक्स रखा है उस पर फोर्स लगाऊं और मैं सोचूं कि ये वाला बॉक्स मूव होगा, तो ऐसा होगा क्या? नहीं, क्योंकि हमारे फोर्स की डायरेक्शन सेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत काम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको, वेक्टर क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए होता है, और स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम हो जाता है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो वेक्टर्स होते हैं ना ये एडिशन लॉ फॉलो करते हैं, एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर्स ये फॉलो करते हैं, लेकिन जो स्केलर होते हैं ये डू नॉट फॉलो, सॉरी, है ना। क्या मतलब होता है एडिशन लॉ को, समझना क्या होता है, समझते हैं। सपोज ये एक बॉक्स है ना, इस बॉक्स को मैं इधर से प्रेशर लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, है ना, और इधर से सामने एक पर्सन और है वो भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो ये केस 1 हो गया। बताओ इस फर्स्ट केस में क्या बॉक्स को हम मूव कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इधर की डायरेक्शन में 10 न्यूटन लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन लग रहा है, तो जो नेट फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब बॉक्स वही रहेगा, क्योंकि जितना फोर्स हम एक तरफ से लगा रहे हैं, है ना, जितना फोर्स हम एक तरफ से लगा रहे हैं, अगर उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन से लग गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा केस, मैं इधर से इसमें 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ और इधर से कोई भैया आए उन्होंने 15 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब बताओ, तो हमको पता है कि बॉक्स अब मूव करेगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, इधर 5 न्यूटन के फोर्स से वो क्या करेगा, इधर मूव करेगा, है ना। तो ये क्यों हो रहा है? एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या होता है कि अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में, अगर वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं तो हम उनको ऐड कर देते हैं,
है ना। और अगर वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे, तो हम उनको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, हम उनको माइनस कर देंगे। अच्छा यहाँ से मुझे बताओ, क्या आप लोग इलेक्ट्रिक करंट को जानते हो? हाँ सर, अभी परसों मिला था। इलेक्ट्रिक करंट को जानते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बताओ किस में होगा, वेक्टर में होगा या स्केलर में होगा? इसकी डेफिनेशन क्या होती है सर? फ्लो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो इसका मतलब सर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, तो हम इसको तो एक वेक्टर क्वांटिटी में गिनेंगे, काउंट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि समझना, कभी आप लोगों ने देखा है, यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके फोन का चार्जर है, एडेप्टर ना, इसमें से केबल निकल के जा रही है और यहाँ पर आपने फोन को कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब अगर मैं इस केबल को ऐसे सीधा कर दूं और फिर कनेक्ट करूं, तो मुझे बताओ मेरा फोन ज्यादा जल्दी फास्ट चार्ज होता है क्या? केस टू में मेरा फोन फास्ट चार्ज होगा, है ना, क्योंकि जब वायर घूम रहा है तो करंट को क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। तो ये नहीं होता है। अब ये नहीं होता है, इसका कुछ रीजन है। वो क्या रीजन है कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है ये डायरेक्शन को तो फॉलो करता है ना, इट डज डिपेंड ऑन डायरेक्शन, बट इट डज नॉट फॉलो द एडिशन लॉ। क्यों फॉलो नहीं करता, है ना, एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे एक बात बताओ, जैसे एक वायर ये है, इस वायर में 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, एक वायर ये है, इस वायर में भी 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, दोनों वायर को मैं आपस में अगर मैंने टच कर दिया, तो वहां पे मेरा जो ओवरऑल करंट होगा वो जीरो नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट होता है ये कभी भी एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है? ये होती है आपकी फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी और आपका सॉरी वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ना कि स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ओके, इसी में हम आगे बढ़ते हैं। अब मेजरमेंट पढ़ लिया, क्वांटिटीज पढ़ ली, अब होता है हमारे पास यूनिट्स क्या होती है। तो यूनिट्स का मतलब क्या होता है समझना, जैसे आज की कंडीशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो हमको पता है कि यूएसए में अगर $1 है तो वो इंडिया में कितने रुपीज है, 85 रुपीज के समथिंग बैठता है ना। इसका मतलब अगर मैं वहां पर $10 अर्न कर लूं, तो इंडिया में उसकी कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 80-50 रुपीज मेरे पास आ जाएंगे, है ना। तो इस हिसाब से अगर मैं अमेरिका गया और मैंने यूएसए में जाके कैसे भी करके 1 किलोग्राम गोल्ड खरीदने की मैंने क्या कर ली, मैनेज कर लिया कि मैं 1 किलो सोना खरीद लूँ वहां पर, और उस सोने को मैं इंडिया में आऊंगा तो वो सोना कितना हो जाएगा, 85 kg, और बढ़िया मेरी तो पूरा लाइफ सेटल हो जाएगी, मज्जानी लाइफ। तो मेरी तो लाइफ सेटल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने क्या करा है ना, ओवरऑल सारी कंट्रीज आई थी और सारी कंट्रीज आके फ्रांस में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में हमने क्या कर लिया, उस मीटिंग में हमने सारे फिजिकल क्वांटिटीज के कुछ स्टैंडर्ड यूनिट फिक्स कर दिए, जो पूरे वर्ल्ड में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। अगर मैं 1 किलोग्राम में, इंडिया में 1000 ग्राम्स रहेंगे, है ना, तो यूएसए में भी क्या रहेगा, 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, है ना। तो यही, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, यूनिट्स बोल देते हैं। इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, यूनिट्स बोल देते हैं। क्लियर हुआ क्या? अब मैं बात करता हूँ यूनिट्स आपकी कितने टाइप्स की होती है। तो सर जो यूनिट होती है वो आपका 2 टाइप्स की होती है। एक होती है आपके पास फंडामेंटल यूनिट, है ना, और दूसरी होती है आपके पास डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, सेम डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं। फंडामेंटल यूनिट वही होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको सिर्फ 1 यूनिट की जरूरत पड़ती है, या जो खुद को ही अपने आप से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। डिराइव्ड को क्या होता है, 2 या मोर देन 2 फंडामेंटल यूनिट्स की जरूरत पड़ती है ना। एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं यहाँ पर, इसका एग्जाम्पल आपके पास हो जाएगा जैसे मीटर,
सेकंड, किलोग्राम एटसेट्रा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा जैसे किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड एटसेट्रा, है ना। तो यहाँ पर आप देखो, इनको शो करने के लिए हमको एक यूनिट ये चाहिए, दो चाहिए, यहाँ पर तीन हो रही, यहाँ पर भी तीन यूनिट चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ सिंगल यूनिट चाहिए। यहाँ तक आपको समझ में आया क्या? अब हम बात करते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। तो टोटल कितने हैं? बेसिकली ऑन एन एवरेज हम 4 सिस्टम्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट सिस्टम है आपका एफपीएस सिस्टम, सेकंड होता है सीजीएस सिस्टम, थर्ड होता है आपका एमके सिस्टम, और फोर्थ होता है एसआई सिस्टम जो हम लोग पढ़ते हैं, है ना। एसआई मतलब अभी हम उस पर बात करेंगे। एफपीएस जो होता है इसका मतलब होता है फूड पाउंड सेकंड। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। एमकेएस का होता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। और एसआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम। क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है। होता क्या है समझना, ये फुट मतलब आप लेंथ को मेजर कर रहे हैं, पाउंड मतलब मास को, और एस मतलब टाइम। तो टाइम आपका ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होती है ना। टाइम आपका ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो सारे यूनिट्स में, सारे सिस्टम्स में क्या होता है? सेम होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे सेकंड यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे। हाँ, लेकिन जैसे मीटर है तो मीटर को आप सेंटीमीटर में कर सकते हो, फुट में कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब मैं बात करता हूँ आपका एसआई यूनिट्स की, है ना। तो एसआई सिस्टम में आपका, एसआई सिस्टम में देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, उनको हम एक बार रिवाइज करते हैं। ओके, फर्स्ट आपका होता है मास, इसको हम बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जो यूनिट है वो किलोग्राम है और इसका सिंबल है केजी, है ना। दूसरा होता है आपके पास लेंथ, लेंथ का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एम से। थर्ड होता है आपके पास टाइम, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड से, सॉरी इसका यूनिट होता है सेकंड, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। ठीक है, अच्छा मैं पहले सारे ये लिख देता हूँ। टाइम के बाद आता है आपका टेम्परेचर, है ना। फिर आपके पास आता है इलेक्ट्रिक करंट, फिर आपके पास आता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और लास्ट आपके पास जो सेवंथ होता है वो होता है मैटर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, टेम्परेचर रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको केल्विन से, सिंबल है के। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, इसको शो करते हैं हम ए से। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का होता है आपका कैंडेला, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सी डी से। मोल ऑफ सब्सटेंस, सॉरी मैटर ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एमओएल से। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है? कुछ यूनिट्स होती है, जो 7 यूनिट्स हमको चाहिए। इज इट क्लियर? मैटर ऑफ सब्सटेंस, या सॉरी अमाउंट ऑफ मैटर होगा, सॉरी 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 अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है? बेसिक 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है 7, जो कि हमारे हमको क्या करना है? याद रखना है, और जो पूरे वर्ल्ड में क्या है, ये हमने इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना है क्या, कुछ हमने क्या करा है, मॉडर्न यूनिट्स बनाई हैं जो हम लोगों को आजकल मेजर करने में बहुत काम आती है। सम मॉडर्न यूनिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली जो मॉडर्न यूनिट होती है आपके पास वो होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट,
तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है समझना। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है ये एक तरह से क्या डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है, मैं यही लिख रहा हूँ। एक तरह से इससे हम क्या मेजर करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका सन है और ये आपकी क्या छोटी सी अर्थ है, तो सन और अर्थ के सेंटर से जो बीच की जो इनकी एवरेज डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते थे, 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है 1 AU की, वो कितनी होती है, वो होती है 1.496 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11 मीटर, ठीक है क्या। ये होती है आपके पास फर्स्ट। सेकंड होता है आपके पास लाइट ईयर, जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना। लाइट ईयर भी आपको ध्यान रखना है किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है। और 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू कितना होता है आप लोगों को ध्यान होगा, तो 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू होता है आपके पास 9.46 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻15 मीटर। लाइट ईयर होता क्या है, लाइट ईयर होता है कि एक साल में लाइट कितना दूर तक ट्रेवल कर सकती है ना। जैसे मैं यहाँ से एक टॉर्च चलाता हूँ, तो आपको पता है कि टॉर्च से लाइट निकलेंगी। अब ये लाइट दूर तक जाएंगी, यूनिवर्स में फैल रही है, और ये यूनिवर्स में एक साल बाद जितनी भी दूर चली जाएगी वही क्या होता है मेरा 1 लाइट ईयर, ठीक है। ये भी एक तरह से किसकी यूनिट है, आपके डिस्टेंस की। ओके, नेक्स्ट थर्ड होता है आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट, पार्सेक। ध्यान रखना, पार्सेक जो होता है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस विल बी योर पार्सेक, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻16 मीटर, है ना। और लाइट ईयर में अगर मुझे देखना है तो 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3.262 लाइट ईयर्स, ठीक है। ये तीनों डिस्टेंस आपका, सॉरी ये तीनों यूनिट्स किसकी थी, आपकी डिस्टेंस की, ठीक है। यहां पर मैं लिखता हूं 1 बैरल। 1 बैरल आप लोगों को पता है बैरल क्या होता है, बड़े बड़े ड्रम्स जो होते हैं जिसमें क्रूड ऑयल और वाइन वगैरह भरी जाती है ना। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, 159 लीटर्स, ठीक है। बैरल के बाद होता है आपके पास डॉब्सन। डॉब्सन क्या होता है, तो डॉब्सन जो होता है ये आपका ओजोन लेयर की मोटाई, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर मेजर करने के काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपके पास बार। ओके, बार क्या होता है, बार होता है आपका प्रेशर मेजर करने की यूनिट, ठीक है। और यहां पर ध्यान रखना है आपको, 1 बार इक्वल्स टू कितना होता है, 1 बार इक्वल्स टू आपका होता है 10,000, नहीं लैख, ओके 1 लाख पास्कल्स, या 10⁵ पास्कल आपका कौन होता है ये एक बार की वैल्यू, है ना। यहां तक समझ में आया, आगे बढ़े। 6 के बाद आपका आता है 7। 7 होता है मैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैक जो होता है हमको पता है ये कब होता है, मैक हम काउंट करते हैं जब आपका किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो होगी वो स्पीड ऑफ साउंड से अगर हम उसको रिलेट करते हैं तो उसको हम मैक में काउंट करते हैं, ठीक है। अगर मुझे बताओ किसी की भी स्पीड, किसी भी जैसे प्लेन वगैरह आपने देखे होंगे, तो स्पीड अगर 3 मैक से ज्यादा हो गई, सॉरी पहले 1 मैक से अगर ज्यादा स्पीड हो गई, मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मिसाइल है, प्लेन है, उसकी स्पीड अगर साउंड की स्पीड से ज्यादा हो गई तो उसको हम बोलते हैं सुपरसोनिक मिसाइल या सुपरसोनिक स्पीड, ठीक है, ज्यादा हो जाएगी। और अगर उसकी स्पीड 5 मैक से, मतलब साउंड की स्पीड से 5 टाइम्स अगर ज्यादा उसकी स्पीड हो गई तो हम उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक, ठीक है। तो आपको पता है हाइपरसोनिक मिसाइल, सब सुपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक जेट, है ना, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद होता है आपके पास नॉट।
नॉट होता है आपका स्पीड ऑफ शिप, समुद्री जहाज की जो डिस्टेंस स्पीड होती है ना, उसको मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं। 1 नॉट इक्वल्स टू आपका कितना होता है, 1 नॉटिकल माइल, ध्यान रखना 1 नॉट इक्वल्स टू 1 नॉटिकल माइल पर आवर। और जो आपका 1 नॉटिकल माइल होता है ये होता है 1.852 किलोमीटर। ठीक है, जो नॉर्मल माइल आपका होता है वो 1.6 रहता है, ये आपका कितना है 1.8। ठीक है, नोट के बाद होता है आपके पास रेक्टर स्केल। तो रेक्टर स्केल जो होता है ये क्या करता है, अर्थक्वेक वेव्स को मेजर करता है, अर्थक्वेक वेव्स को मेजर करता है। इंटेंसिटी होती है जैसे 2.0 रेक्टर का मैग्नीट्यूड का आपका अर्थक्वेक, आप न्यूज वगैरह में सुनते होंगे। 5.2 मैग्नीट्यूड का आपका जो है अर्थक्वेक आया है ना। तो वो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आपके मॉडर्न यूनिट्स। अच्छा आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट यूनिट्स जैसे मास। मास के कुछ यूनिट्स होते हैं जो कि हमने नहीं पढ़े इसमें। मास के यूनिट क्या होते हैं, सबसे पहला होता है आपका किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितने रहते हैं आपके 1000 ग्राम्स। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं 1 क्विंटल, कहाँ थे, अच्छा सारी चली गई है, कोई बात नहीं, बाय मिस्टेक हो गया है। ठीक है, क्या सिक्स हमने कहाँ तक पढ़ ली थी, 12 तक ना। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, बाद में हम इसको कवर कर देंगे। हम पढ़ रहे थे मास के कुछ इंपॉर्टेंट है ना यूनिट्स। 1 किलोग्राम में कितना होता है 1000 ग्राम्स। दूसरा 1 क्विंटल में होता है 100 किलोग्राम। थर्ड होता है आपके 1 मेट्रिक टन या टन, इसमें होता है 1000 ग्राम्स। फोर्थ होता है आपके पास 1 पाउंड, इसको एलबीएस में भी शो करते हैं ना। 1 पाउंड, 1 पाउंड का जो आपका मतलब होता है वो होता है 0.453 किलोग्राम या 453.52 ग्राम्स या 16 ऑन्स। अब ये ऑन्स क्या होता है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 1 आउंस जो होता है आपका, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओजेड से, इसका मतलब होता है 28.35 ग्राम्स। ओके, सो ये था आपके कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स मॉडर्न डे जो हम यूज करते हैं। लास्ट है आप लोगों का इसमें कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो कि इंपॉर्टेंट है, सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो इसकी क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, फर्स्ट आपके पास होता है ऑडियोमीटर। ठीक है, ये क्या करता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, नाम से समझ में आ रहा होगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड मेजर करने के काम आता है। दूसरा होता है आपके पास ओडोमीटर। ये ओडोमीटर जो होता है ना, डिस्टेंस मेजर करने के काम आता है, आपकी बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह में रहता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल। ठीक है, थर्ड होता है आपका स्पीडोमीटर। ये आपका स्पीड ऑफ व्हीकल कन्वर्ट काउंट करने में आता है, स्पीड ऑफ व्हीकल। ओके, नेक्स्ट होता है आपके पास एल्टीमीटर। ये काम आता है आपका मेजरिंग ऑफ एल्टीट्यूड, हाइट मेजर करने में काम आता है। ठीक है, इसके बाद होगा आपके 5 ऑक्सीनोमीटर। ऑक्सीनोमीटर जो होता है वो ग्रोथ इन प्लांट्स मेजर करने में काम आता है। ओके, सिक्स्थ होगा आप लोगों के पास लक्स मीटर।
ठीक है, ये होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर करता है। ओके, नाउ सेवंथ होगा आपके पास लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर जो होता है ये प्योरिटी ऑफ मिल्क को शो करता है, यहाँ मेजर करता है प्योरिटी ऑफ मिल्क, है ना। लेक्टोमीटर के पास आपके पास होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो होता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर शो करता है ना। नाइन्थ है आपका मैनोमीटर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैनोमीटर जो होता है ये आपका क्या शो करता है, गैस का प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस, है ना। उसके बाद आ जाओ टेंथ पे, गैल्वेनोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट। जो गैल्वेनोमीटर होता है ये इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं प्रेजेंस उसकी शो करता है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। नेक्स्ट होता है आपके पास अमीटर, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शो करता है, इलेक्ट्रिक करंट, इसी है ना, आपको समझ में आ जाएगा बाद में। नेक्स्ट है आपका विंड वैन। विंड वैन जो होता है ये आपका रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ स्पीड, डायरेक्शन ऑफ एयर, है ना। विंड वेन जो होता है डायरेक्शन ऑफ, सॉरी एयर नहीं होगा, विंड होगा ना, एयर तो फ्लो ही नहीं करती। ओके, पार्डन माय फॉर माय वॉइस, है ना, थोड़ा जुकाम ज्यादा ही हो रहा है मुझे। 12 के बाद होगा आपका 13th। 13th क्या हो जाएगा, विंड वैन हो गया ना। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर आपका क्या शो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। 13 के बाद 14 वोल्ट मीटर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ आपका इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आपका और कुछ होना चाहिए, ओके, पायरोमीटर। अब जो पायरोमीटर होता है आपका ये आपका टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है, लेकिन ध्यान रखना एक्सट्रीम टेम्परेचर, है ना। छोटा मोटा टेम्परेचर तो हम उससे थर्मामीटर से, है ना। एक्सट्रीम टेम्परेचर मोर देन 1500 डिग्री सेल्सियस अगर कुछ होगा तो उसको, जैसे सूरज सन का टेम्परेचर हो गया, है ना, किसी स्टार है उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम इसी का यूज करते हैं पायरोमीटर का, है ना। और कुछ हो सकता है इसमें, ओके, सिस्मोग्राफ, पायरोमीटर, स्टेटिस्कोप आप लोगों को पता है, हार्ट बीट, है ना। फेदोमीटर, ये लिख लो। फेदोमीटर जो होता है ये डेप्थ ऑफ ओशन को मेजर करने में काम आता है, ठीक है। और एक और आप लिख सकते हैं स्फिग्नोमीटर, स्फिग्नोमीटर ये हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर मेजर करने के काम आता है। क्लियर, यहाँ तक आप लोगों को कहानी समझ में आई, ठीक है। ये स्लाइड आप लोगों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कुछ ना कुछ। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक होता है आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना। चलो, तो हमको पता है क्या, न्यूटन ने मोशन को लेके, है ना, कुछ लॉस दिए। अच्छा, उसके पहले हमको पढ़ना है, पहले सब मोशन पढ़ लेते हैं, मोशन क्या होता
है ना। मोशन आपका होता है लीनियर मोशन, जिसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन, एक होता है टू डायमेंशनल मोशन, और एक होता है आपका थ्री डायमेंशनल मोशन। ठीक है, समझना क्या हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, तो वो ऑब्जेक्ट आपका होता है, वो ओनली दो ही स्टेट्स में वो हो सकता है, या तो होगा रेस्ट में, या फिर होगा वो मोशन में, है ना, या फिर होगा वो मोशन में। अब रेस्ट में कब होता है और मोशन में कब होता है, कब होगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विथ टाइम, है ना, और सॉरी, अगर वो चेंज नो चेंज इन पोजीशन विथ टाइम हो रहा है तो वो रेस्ट में होगा, और अगर उसमें चेंज हो रहा है विथ टाइम तो वो क्या होगा, मोशन में होगा। कैसे, यहाँ पर समझो, जैसे ये पर्सन है, ये ये पेड़ है ना, इस पेड़ से ये पर्सन आपका 2 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है, ठीक है। अब 2 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है, कोई बात नहीं, 10 मिनट बाद आपने देखा ये पर्सन सेम यही खड़ा है, तो हमने क्या बोल दिया, हमने बोला कि सर ये पर्सन जो है अभी क्या है, वो रेस्ट में, क्यों, क्योंकि टाइम हमने 10 मिनट का लिया, लेकिन हमने 10 मिनट में देखा कि इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, ये अभी भी 2 मीटर दूर है, तो ये क्या हो गया, रेस्ट में। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ केस बी, जहां पर आपका पर्सन अभी पेड़ से 1 मीटर दूर है, और आपने 2 मिनट बाद देखा तो आपका पर्सन यहाँ यहाँ पर आ गया, है ना। अब ये पर्सन जो है वो आपके ट्री से कितना है, 3 मीटर अवे, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं दैट दिस पर्सन इज इन मोशन। व्हाई इज इट इन मोशन, बिकॉज इट्स ही इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विथ टाइम, जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, ये होता है आपका मोशन, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या होता है, मोशन से रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा डिस्टेंस होता है ना। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो रहा है ना, तो वो मोशन में करके क्या करेगा, तो वो मोशन करके डिस्टेंस कवर करता है, क्या करता है, मोशन करके वो डिस्टेंस कवर करता है। तो यहाँ से आपके पास फिजिक्स में दो एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक निकल के आता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, समझना। डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, बेसिक आप लोगों को पता है, मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जैसे आपको ए टू बी जाना है, आप कैसे भी जा सकते हो, वो आपकी चॉइस है ना, रूट ए, रूट बी और रूट सी। तो यहाँ पर आप देखो रूट ए और रूट सी में क्या है, बहुत आपको डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ रहा है क्योंकि दूर जाना है। लेकिन रूट बी जो है वो क्या है, सीधे एक स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ेगी, हाँ या ना। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो होता है आपका टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और 2 पॉइंट्स कौन से होंगे, एक इनिशियल पॉइंट होगा और एक फाइनल पॉइंट होगा, ठीक है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है आपका, और डिस्टेंस जो होता है ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, एक सेम इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट बनता है स्पीड और वेलोसिटी का, है ना। तो स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, बस सेम होते हैं। स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम से मेजर करते हैं, और वेलोसिटी जो होता है वो हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से मेजर करते हैं। तो वेलोसिटी भी हमारा एक क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और स्पीड जो होता है ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसको हम मैं ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत बेसिक है, यहाँ से क्वेश्चन कम ही आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं। मोशन आपको पता चल गया, मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट विथ टाइम, हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट मोशन। अब इसी लॉ मोशन के लिए हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन, और इन्हीं लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट वाला जो मोशन आपका आता है वो होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है आपका, समझना। सबसे पहले इसके बारे में बेसिक, इसका एक नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया, इसी को हम क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा, इसी को हम बोलते हैं गैल्यूसेक्स लॉ, सॉरी गैलीलियोज लॉ,
ये लियोज लॉ ऑफ मोशन भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब ये बोलता क्या है फर्स्ट लॉ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, ये डेफिनेशन किसकी देता है आपको? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है ये डेफिनेशन किसकी देता है? तो इट डिफाइंस योर इनर्शिया। ठीक है, अब क्या होता है सर ये इनर्शिया, समझना। पहले इनर्शिया की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करता हूँ इनर्शिया की। तो इनर्शिया जो आपका होता है वो एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी बॉडी की, एक प्रॉपर्टी है जो कि क्या बोलती है, तो ये प्रॉपर्टी ऐसा बताती है हम लोगों को कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो अपनी स्टेट को चेंज करने में क्या होता है, अनेबल होता है, अनेबल टू चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, है ना, वो अपने आप से खुद से कभी भी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पर एक बॉक्स पड़ा रखा हुआ है। अब ये बॉक्स को जब तक मैं इसको उठा के यहाँ से कहीं नहीं ले जाता हूँ या कोई दूसरा पर्सन इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाता है, ये बॉक्स ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये रेस्ट में है और ये रेस्ट पे ही रहेगा ना, है ना। और अगर मैं बात करता हूँ इस बॉक्स को मैं उठा के फेंक देता हूँ तो ये बॉक्स मोशन में हो जाएगा, और जब तक मैं इस बॉक्स को फोर्स लगा के रोकने की कोशिश ना करूं तब तक ये बॉक्स आपका मोशन में ही रहेगा। यही आपका क्या होता है, इसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते हैं। और इनर्शिया जो होता है ये आपका डायरेक्टली डिपेंड होता है किस पे? ये डायरेक्टली आपका डिपेंड करता है मास पर, और सिर्फ मास पर। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ से कि एक बॉल है और ये सेम बॉल है, इसका मास भी 50 ग्राम है और ये भी 50 ग्राम की एक बॉल है, लेकिन इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड और ये रखी हुई है 0 मीटर पर सेकंड। मुझे बताओ किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? तो आपको ध्यान रखना है बोथ हैव सेम इनर्शिया, बोथ विल हैव सेम इनर्शिया। क्यों? क्योंकि इनर्शिया जो होता है वो सिर्फ मास पे डिपेंड करता है, ना कि स्पीड पर। ठीक है, हाँ, जैसे मैं एक बॉल ये रखता हूँ और एक बड़ा सा बॉक्स रखता हूँ, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि बॉल का जो इनर्शिया होगा वो और कम होगा और बॉक्स का इनर्शिया जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है क्या? ठीक है क्या? ये होते हैं आपकी बेसिक डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? मास पर। ओके, ध्यान रखना, इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इट्स नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। एक मिनट, ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है? इट इज जस्ट एन प्रॉपर्टी, है ना। तो इसको हम मेजर नहीं कर सकते। आप लोग बोलेंगे इसकी ना तो यूनिट होती, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। ठीक है, ये होता है आपका इनर्शिया। अब वापस आ जाओ टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया आपका 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, इनर्शिया आपका क्या होता है? 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है आपके पास इनर्शिया ऑफ मोशन, और थर्ड होता है आपके पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या बोलेगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये बोलेगा कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहेगा, है ना, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। इनर्शिया ऑफ मोशन ये बोलेगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो मोशन ही करता रहेगा अगर हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। और आपका डायरेक्शन वाला इनर्शिया क्या बोलेगा? ए बी सी, है ना। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आपका क्या बोलेगा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलेगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन में है तो वो उसी डायरेक्शन में मोशन में रहेगा, वो अपने आप से अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाएगा। यही आपका क्या होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं कुछ, जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट के मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल होता है ब्लैंकेट वाला। आपने देखा होगा कि जब हम क्या करते हैं, ब्लैंकेट को ऐसे स्टिक से मारते हैं तो क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर आते हैं। तो क्यों होता है कि देखो ये ब्लैंकेट है और इसके ऊपर कुछ डस्ट पार्टिकल्स है, सब रेस्ट में। आपने जैसे ब्लैंकेट को मारा तो ब्लैंकेट तो मोशन में हो जाएगा लेकिन डस्ट पार्टिकल मोशन में नहीं होते, ये बेचारे नीचे गिर जाते हैं, है ना। एक बस है,
रुकी हुई बस है, अचानक से ड्राइवर उसको स्टार्ट करता है तो हम लोग पीछे की तरफ लीन करते हैं, क्यों? क्योंकि हम पहले रेस्ट में थे, अचानक से हमारी मोशन हो रहा है ना। तीसरा एग्जांपल यहाँ से आपके पास आता है ग्लास वाला। आप लोगों ने देखा होगा कि एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के ऊपर एक कॉइन रखा है। अब इस कार्डबोर्ड को मैं जोर से खींचता हूँ तो कॉइन सीधा नीचे गिर जाएगा, है ना। ये सारे एग्जांपल इसके इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल क्या होता है आपका? तो बस, है ना, अचानक से अगर ब्रेक लगा दिया बस वालों ने, है ना, सडन ब्रेक अगर लगा दिया तो हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं ना, आगे की तरफ गिरने लगते हैं। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि बस मोशन में है, बस के साथ हमारी बॉडी भी मोशन में है। लेकिन ड्राइवर ने बस तो रोक दी, लेकिन हमारी बॉडी मोशन नहीं रोक पाती और हम सीधा नीचे आ जाते हैं। ठीक है, सडन स्टार्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पर सडन ब्रेक। और डायरेक्शन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फुटबॉल इसको किक मारा, तो ये हवा में सीधा उसी डायरेक्शन में जाती जाएगी जिसमें मैंने इसको फोर्स लगाया है, हवा ना, हवा में ही घूम के वापस नहीं आएगी। ये आपके होते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ये हमको इनर्शिया की डेफिनेशन देता है, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं और गैलीलियोस लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। इतनी कहानी समझ में आई? ये था आपका अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपके पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है, व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन? ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपका क्या होता है, इसकी मैं पहले स्टेटमेंट बताता हूँ आप लोगों को। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है, ये बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें चेंज इन मोमेंटम के। अब ये मोमेंटम क्या होता है, तो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ व्हाट इज दिस मोमेंटम। पहले मोमेंटम समझो, है ना। मोमेंटम होता है आपका, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से। इसको फॉर्मूला होता है एम मल्टीप्लाइड बाई वी। मतलब क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और उस मास में अगर हम उसकी वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है? मोमेंटम बन जाता है। ठीक है, इसका एक और मतलब क्या रहता है कि अगर जितना ज्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट के अंदर, उतना ही ज्यादा क्या होती है उसकी मोमेंटम होगा, है ना। इतनी बात समझ में आई कि आप लोगों को? इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ, आपने देखा है एक जो कराटे वाला जो पर्सन होता है, जो एक स्पेशलिस्ट होता है, अगर वो पंच कर रहा है, ठीक है, अगर एक कराटे वाला स्पेशलिस्ट पंच करता है तो उसके हाथ भले ही पतले पतले होते हैं, छोटे, लेकिन उससे हमको फोर्स ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि मास तो हाथ का सेम है, लेकिन वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी से क्या करता है? पंच करता है। जैसे बुलेट, है ना, आप फायर करते हैं गन से, तो बुलेट में क्या होता है? बुलेट तो आपका 5 से 10 ग्राम की होती है ना, हम चलो मैक्स टू मैक्स 50 ग्राम की बुलेट होती है, लेकिन उस बुलेट में पावर कौन देता है? उसकी वेलोसिटी। तो जितना उसका मोमेंटम होगा उसका फोर्स भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आ रही है क्या बात आप लोगों को? ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है क्या? जितना ज्यादा मोमेंटम होगा वो ऑब्जेक्ट आपका उतना ही ज्यादा क्या कर सकता है? फोर्स अप्लाई कर सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं, एक बाइक आ रही है इधर 10 मीटर पर सेकंड से और वो मुझसे टकरा जाती है, और सेम अगर मैं बात करता हूँ एक बड़ा सा ट्रक आ रहा है ना, सेम स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड से, और वो यहाँ पर टकराता है, तो बताओ मुझे चोट ज्यादा कहाँ लगेगी? केस बी में। क्यों? क्योंकि सर इसका मास ज्यादा है, तो इसका मोमेंटम ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा मोमेंटम ज्यादा, उतना ही ज्यादा क्या होता है? फोर्स अप्लाई होता है। यहाँ तक आप लोगों को कहानी समझ में आई क्या? ठीक है, यहाँ से एक रूल और होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, समझना, कि हमेशा किसी भी सिस्टम का, किसी भी बॉडी का जो टोटल मोमेंटम होता है वो ऑलवेज कंजर्व्ड रहता है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर बताता हूँ। सपोज ये एक साइकिल है, आप एक साइकिल चला रहे हो, ठीक है, और साइकिल का पीछे बैठने का है। आपका और आपके साइकिल का टोटल वेट मैं बोलता हूँ 50 kg, और आप इधर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हो। आपका टोटल वेट मोमेंटम कितना हो रहा है? मास इंटू वेलोसिटी, तो 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आपका क्या हो रहा है? मास हो रहा है, सॉरी मोमेंटम हो रहा है ना। अब जैसे ही आप जा रहे हो, क्या होता है? आपका एक दोस्त आके साइकिल के ऊपर पीछे से कूद के जंप करके बैठ जाता है,
तो ऐसे केस में क्या हुआ, आप फील करते हो कि सडन आपकी स्पीड में क्या हुआ है, कम हुआ है। सपोज आपके फ्रेंड जो आया उसका भी वेट कितना है, 50 kg, तो आपका वेट यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 100 kg, है ना। तो इस 100 kg के लिए आपकी जो स्पीड होगी वो कितना हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। तो आपका जो मोमेंटम होगा वो यहाँ पर फिर से कितना हो जाएगा, 100 kg/मीटर/सेकंड। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि सर मोमेंटम जो होता है वो ऑलवेज क्या रहता है, कंजर्व रहता है, मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। अगर मैं मास बढ़ाऊंगा तो मुझे वेलोसिटी कम हो जाएगी, और अगर मैंने मास को कम किया है तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, रॉकेट, है ना। यहाँ पर मैं समझाता हूँ, इसका एग्जाम्पल जो होता है वो कौन होता है, एक रॉकेट, है ना। ये हमारा इसरो का एक रॉकेट है, सपोज हमने बना लिया। क्या करता है, देखो जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जा रहा है इसके अंदर का जो फ्यूल है वो बर्न होता है, इससे इसका मास कम होता है। और आपने देखा होगा रॉकेट क्या करता है, अपने आप को सेग्रीगेट कर देता है ना, जो सेगमेंट्स होते हैं उनको गिराते चले जाता है। धीरे धीरे इसका मास क्या होता है, हर सेकंड में इसका मास कम होता है, जिसके कारण हर सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। इतनी कहानी समझ में आई क्या। आगे बढ़ते हैं, इस मोमेंटम की यूनिट, है ना, इस मोमेंटम की यूनिट क्या हो जाएगी, देखो एम मास की क्या होती है, किलोग्राम, वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसकी डायमेंशन क्या हो जाती है, डायमेंशन हो जाएगी आपके पास m1 l1 और t1। ठीक है, ये एक तरह की कौन सी क्वांटिटी है, दिस इज एन वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको क्या कर रहा है, तो जैसे मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, के एक मैंने कांस्टेंट ले लिया, p को हम क्या लिख सकते हैं, mv/t, है ना। F इक्वल्स टू क्या होता है आपका, k। मास तो हमेशा सेम ही रहता है, चेंज क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, तो सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो आपका एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आता है हमारे पास होता है F इक्वल्स टू ma। यही फॉर्मूला किसका होता है, हमारे फोर्स का होता है। अगर मुझे यहाँ से फोर्स की यूनिट निकालनी होगी तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, m1 l1 और t-2, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी, है ना। और सबसे बड़ी बात, ये फोर्स भी क्या होता है आपका, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहाँ तक आप लोगों को कहानी समझ में आई क्या। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है कि फोर्स की जो यूनिट है इसको हम बोलते हैं न्यूटन। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर सीजीएस सिस्टम में पूछा जाए तो सीजीएस सिस्टम में इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डाइन। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, ये आपका याद रखना है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, तो ये आपको किसकी डेफिनेशन देता है, तो ध्यान रखना ये डेफिनेशन देता है हमको फोर्स की। और फोर्स की क्या डेफिनेशन देता है, कि फोर्स इज दैट एक्सटर्नल फैक्टर विच ट्राइज टू और चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी बॉडी। ठीक है, कि फोर्स वो एक्सटर्नल फैक्टर है जो या तो ट्राई करेगा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये दीवार है, अब इस दीवार को मैं पुश कर रहा हूँ तो दीवार थोड़ी पीछे हटेंगी, लेकिन इसका ये मतलब है क्या कि मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूँ। तो या तो ट्राई करूंगा, या जैसे छोटा सा बॉक्स है, तो इस बॉक्स को तो मैं इजीली पुश करके हटा सकता हूँ। तो या तो मैं ट्राई करूंगा, है ना, इधर आई विल ट्राई और आई विल चेंज, आई विल change the state of any object, that external factor will be force। यहाँ तक आप लोगों को कहानी समझ में आई। ठीक है, अब इस मोमेंटम कंजर्वेशन के आपके पास, है ना, सारी कहानी समझ में आ गई। इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन के, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एग्जांपल्स भी। फर्स्ट, क्रिकेट में फील्डर जब बॉल को कैच करता है तो आपने देखा होगा वो अपने हाथ को पीछे करता है। वो पीछे करने का कारण क्यों होता है, ताकि क्या हो जाए, आपका उसकी वेलोसिटी कम हो जाए, जिससे उसका फोर्स कम हो जाए, है ना। और एक कराटे प्लेयर जो होता है वो ईंट वगैरह को कैसे तोड़ देता है, क्योंकि उसके मास तो होता है हाथ में लेकिन उसमें वेलोसिटी ज्यादा होती है, जिससे उसका मोमेंटम ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतना ज्यादा क्या अप्लाई होता है, फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, ये था आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, इसी में मोमेंटम के साथ एक कहानी और होती है छोटी सी,
इसको यहां समझते हैं। ये होता है आपका इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स जो होता है इसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर आई से भी करते हैं, ज्यादातर जे से करते हैं। ठीक है, जे याद रखो। इसको फॉर्मूला होता है एफ इंटू डेल टी। इसका मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, और बहुत ही, डेल टी का मतलब होता है बहुत ही छोटे टाइम के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप जब बैट से आपके बॉल को हिट करते हैं, तो मुझे बताओ, विद आप मिली सेकेंड के लिए बॉल और बैट का जो होता है कांटेक्ट होता है ना, तो वहां पर क्या होता है, इम्पल्स क्रिएट होता है। ठीक है, और इसी इम्पल्स के कारण क्या होता है, आपका फोर्स अप्लाई होता है। क्लियर है? इसके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आप लोगों को। इसका सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल होता है यही, कि जो क्रिकेट फील्डर होता है ना, वो क्या करता है, अपने हाथ को पीछे लाता है। क्यों लाता है? वो पीछे ला रहा है, इसका मतलब है कि वो टाइम को बढ़ा रहा है ना, कॉन्टेक्ट का टाइम बढ़ रहा है, जिससे उसको फोर्स कम लगेगा। है ना, ये फील्डर हो गया। इसका सेकंड क्या होता है, जैसे आप लोग जब सैंड के ऊपर जंप करते हो और आप कंक्रीट के ऊपर जंप करते हो, तो आपको चोट कंक्रीट में ज्यादा लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि जैसे आप कंक्रीट पर जंप करते हो, तो आप तुरंत क्या होता है, सडन आप स्टेट चेंज होती है, आप है ना मोशन से किस में आते हो, रेस्ट में। लेकिन सैंड के साथ क्या होता है, सैंड हमको डेल टी की वैल्यू बढ़ा देती है, और जैसे डेल टी बढ़ाएगा तो हम क्या करेंगे, फोर्स हमारा कम लगेगा, हमको झटका कम लगता है। ठीक है क्या? ये कहानी थी आपके इम्पल्स की। अब मैं मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी आपको लास्ट जो बच रही है, वो क्या है आपका, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो आप लोगों को बचपन से पता है। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि हर इक्वेशन के इक्वल्स टू और ऑपोजिट क्या होता है, रिएक्शन फोर्स होता है। जैसे ये टेबल है ना, अब इस टेबल के ऊपर मैं खड़ा हूँ। अब मैं इस टेबल के ऊपर प्रेशर लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स मेरा, सपोज मैं मान लेता हूँ मेरा वेट 80 केजी है, तो मैं 800 न्यूटन का इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, और बदले में ये टेबल मेरे ऊपर क्या कर रही है, 800 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, जिस वजह से मैं इसके ऊपर इजीली खड़ा हूँ। लेकिन अगर मैं इसी टेबल के ऊपर एक बड़ा, चार पांच लोग हम आ जाते हैं, है ना, तो सपोज इस टेबल की कैपेसिटी कितनी थी, इस टेबल की कैपेसिटी थी 5000 न्यूटन का, ये रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड कर सकती थी। लेकिन हम सारे चार लोग हैं, है ना, तो चारों लोग ने, हमने क्या करा, हमने ओवरऑल हमने कितना दे दिया, इसके ऊपर 6000 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो ऐसे केस में टेबल क्या हो जाती है, टूट जाती है। यही क्या होता है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। इसके एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्या होता है, जैसे ही आप बुलेट फायर करते हो गन से, तो गन जो होती है वो पीछे की तरफ हमको क्या कहती है, झटका देती है ना। दूसरा, जब भी आप बोट से जंप करते हैं, बाहर आते हैं, तो जो बोट होती है वो बैकवर्ड मूव करती है ना। स्विमिंग करते हैं हम, स्विमिंग भी आपका इसी के लिए पॉसिबल है। फोर्थ आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉकेट, है ना, रॉकेट जाता है तो कैसे ऊपर मूव करता है, वो प्रेशर नीचे लगाता है, तो उसका रिएक्शन से उसको ऊपर स्पीड मिलती है ना। नेक्स्ट क्या होता है, जैसे मान लो आप कुएं से पानी भर रहे हो, और जो है आपकी रस्सी जो होती है वो टूट जाती है ना, तो हम लोग कहाँ गिरते हैं, वेल एंड वाटर वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, तो हम लोग पीछे की तरफ गिरते हैं। क्यों? क्योंकि हम पीछे फोर्स लगा रहे होते हैं। ठीक है, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमने दो टॉपिक्स पढ़ लिए फिजिक्स के अंदर, आपका मेजरमेंट जो कि बड़े बड़े थे, और आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इस वीडियो के दो पार्ट, अभी हमारा ऑलमोस्ट 1 आवर की क्लास हो चुकी होगी, ये 1 आवर की ना, 1 आवर और हम इसमें पढ़ेंगे, और बाकी की जो फिजिक्स का थोड़ा मोटा, जो छोटा मोटा आपका कॉन्सेप्ट बच रहे हैं, उसको हम फिनिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।